जय हिंद साथियों, निशांति एकेडमी के करियर अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसे हिंदी में जिला अधिकारी कहते हैं, वो कैसे बनते हैं। बेसिकली ये एक ऐसा पोस्ट होता है जो कहीं ना कहीं जीवन में हर किसी का सपना होता है कि हम लोग कैसे बने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी। क्या होता है भाई, कितनी बड़ी अवधि होती है इसकी। इस पोस्ट की गरिमा अगर आपको समझना है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कभी भी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर किसी भी तरह का कोई भी विपदा आई, तो एक आदमी पे जिसकी सबकी नजर रहती है कि ये ठीक कर सकता है इस चीज को, और वो होता है जिला अधिकारी। इसे आप समराइज कर सकते हैं जैसे एक कंट्री का होम मिनिस्टर होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक कंट्री का डिफेंस मिनिस्टर होता है, तो उसी तरीके से जिले पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कॉम्बिनेशन इन सबका, मतलब जो फाइनेंस मिनिस्टर है प्लस जो होम मिनिस्टर है प्लस जो डिफेंस मिनिस्टर है और प्लस एक तहसीलदार है, इन सभी का एक कॉम्बाइंड रूप, एक कलेक्शन जो आपको देखने को मिलता है वो जिला अधिकारी में देखने को मिलता है। ये गरिमा जितनी बड़ी है, जितनी बड़ी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे संघर्ष है। जो जिला अधिकारी होता है वो ऐसे वैसे इधर उधर से सेलेक्ट होकर के नहीं आता, वो अपने आप को तपा के आता है। वो एक, जिसको कहते हैं ना कि हवन कुंड में जब हम लोग यज्ञ करते हैं ना, तो यज्ञ से कोई एक बहुत शुद्ध हमें प्राप्त होता है फल, तो उसी तरीके से ये लोग यज्ञ करते हैं। जो इनका प्रिपरेशन होता है, जिस तरीके का ये एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, वो एक यज्ञ से कम नहीं, एक तपस्या से कम नहीं। उस तपस्या के द्वारा ये बन करके जो जिसको जो फलीभूत होकर के आते हैं ना, वो समझ लो कि डायमंड होता है एक तरह का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छा से इस चीज को समझेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन होता है, क्या काम करता है, बेसिकली आप कैसे बन सकते हैं। अगर आपके मन में कहीं पे भी है कि नहीं मुझे अपने जीवन में एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना है, तो आप कैसे बन सकते हैं, क्या किस तरीके से आप इसका प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा दोस्तों के साथ, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं जो कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन पे निखारते हैं, आपके करियर में आपको इनहेंस करते हैं। मतलब एक होता है ना कि टैग लग जाना कि नहीं मैंने अपने जीवन में कुछ हासिल करा है, तो वो जो टैग लगने वाली जितने भी पोस्ट हैं सरकार के अंदर, सरकारी ऑफिसर्स के अंदर, उन सभी का पूरा प्लेलिस्ट मैं आपको लेकर के आऊंगा वन बाय वन करके, ताकि आप अच्छे से चीजों को समझ करके उसका सही प्रकार से प्रिपरेशन कर सकें। और ऐसा नहीं है कि आपको कोचिंग के द्वारा ही प्रिपरेशन करना है, आप स्टार्टिंग में सेल्फ स्टडी करिए, खुद से पढ़िए, क्योंकि जो ठान लेता है ना कि नहीं मेरे को अपने आप को तपाना है, जो तपस्वी बनता है वो तपस्वी किसी और के दम पे नहीं बनता। बहुत पुरानी कहावत है, किसी और के कंधे पे रख के बंदूक नहीं चलाया जाता। तो जब तक अपने अंदर वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा ना, तब तक कोई कोचिंग सेंटर वाला, कोई टीचर कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले अपने आप को बदलना है, अपने एटीट्यूड को बदलना है, और उसके अकॉर्डिंग फिर अपना एप्टीट्यूड डेवलप करते हुए जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखा जाए कि एक जो कलेक्टर होता है, जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट, ये क्या होता है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज एन आईएएस ऑफिसर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। एक जिला का जो पूरा का पूरा प्रशासन है, पूरा का पूरा जो विकास है, वो किसके कंधों पे होता है? एक जिला अधिकारी के कंधों पे होता है। एक जिला अधिकारी बेसिकली अपने कार्यभार के दौरान, मतलब अपना जो उसका जो पूरा कार्यकाल है, उस कार्यकाल के दौरान वो 3 इंपॉर्टेंट पोस्ट को वहन करता है। मतलब एक ही पर्सन है जो 3 अलग अलग परफॉर्मेंस दे रहा है। पहला जो पोस्ट होता है वो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का। ठीक है, मतलब एक आईएएस ऑफिसर जो है एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी है, एट द सेम टाइम वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी है, और एट द सेम टाइम वो डिप्टी कमिश्नर भी है। ठीक है, जब हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात करते हैं, तो एक जिले के अंदर जहां जहां से रेवेन्यू लेना है, जहां जहां से टैक्स लेना है, और उस टैक्स का हिसाब किताब समझ करके फिर जो है राज्य को देना है, ये काम का जो सारा कार्यभार, मतलब जो मेन बर्डन होता है, वो एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी जिला अधिकारी के ऊपर में होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एक काम ये हो गया कि रेवेन्यू या एडमिनिस्ट्रेशन को देखना,
रेवेन्यू को अच्छे से कलेक्ट करवाना और उसको फिर आगे फॉरवर्ड करना। इसके साथ साथ लैंड मैनेजमेंट को देखना। लैंड मैनेजमेंट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके मोहल्ले में, आपकी लोकेलिटी में दो लोगों के बीच बहस हो गई एक जमीन को लेकर के, या एक विवाद चल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के, दो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, ये बोल रहा है कि भाई मेरा जमीन है, ये बोल रहा है मेरा जमीन है। तो फाइनल ये जो मैटर सॉर्ट आउट करने वाला होता है वो कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरा जो है वो है मेरा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सेम पर्सन आईएएस ऑफिसर, लेकिन अब वो जो रोल प्ले करेगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डीएम जिसको बोलते हैं उसका रोल प्ले करेगा। इसमें काम ये क्या करता है, लॉ एंड ऑर्डर को शहर में या पूरे जिले में लागू करवाना। हर चीज सही तरीके से होनी चाहिए। अगर कोई क्राइम हो रहा है तो उस क्राइम को रोकना, अगर किसी तरह का कोई सस्पेक्ट है उसको पकड़वाना। ठीक है, इसके अलावा जैसे पीस मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरह का कोई भी उपद्रव ना हो, कोई भी चीज जो है इतना ज्यादा ना भड़के कि पब्लिक के लिए जो है वो जानलेवा हो जाए। तो इन सब चीजों को देखना, ठीक है, ये जिम्मेदारी किसकी होती है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की, जो वहन करता है एक आईएएस ऑफिसर, दैट इज मजिस्ट्रियल पावर। तीसरा जो परफॉर्मेंस है वो है डिप्टी कमिश्नर का, डीसी का। इसमें जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन या डेवलपमेंट है, जिस किस तरीके से जिला डेवलप होगा, कौन कौन से शहर है जिसको और डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, इन सब चीजों की प्लानिंग कौन करता है, डिप्टी कमिश्नर। होता कौन है, सेम आईएएस ऑफिसर उस जिले का। ठीक है भाई, तो आपको ये समझ में आ गया कि एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या काम करता है। तो 4 इंपॉर्टेंट काम है यहाँ पे। पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव रोल, जिसमें वो प्रशासन देखता है। दूसरा है रेवेन्यू रोल, जिसमें वो राजस्व वसूल करवाता है या करता है। तीसरा जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, और चौथा है मेरा डेवलपमेंट को देखना एक जिले के लेवल पर। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे एक जिला अधिकारी को ऑन एन एवरेज जो देखा जाए वो 1 से 1,20,000 तक का इन हैंड सैलरी मिलता है। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 1,25,00,000 के आसपास का सैलरी मिलता है। तो आप बोलोगे सर 1,25,00,000 का आसपास सैलरी एक एंटरप्रेन्योर आजकल के समय में 8 लाख 10 लाख रुपए महीने कमाता है। तो आप ये जो सैलरी देख रहे हैं ना, ये सैलरी एक्चुअल में इनकी पॉकेट मनी है। पॉकेट मनी मतलब पर्सनली ये जो खर्च कर रहे हैं वो है। एक एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका बहुत सारा सरदर्द होता है। सबसे पहले उसके दिन का चैन और रात का सुकून दोनों खत्म, क्योंकि वो एक बिजनेस में घुसा है। उसे मालूम है कि मेरे को जो है बिजनेस को ग्रो करना पड़ेगा, नहीं तो मेरा जो भी महल है वो ढह जाएगा। पहला नंबर बात ये। सेकंड, उसके सारे खर्चे उसको खुद के होते हैं। उसको अपने एम्प्लॉयज को सैलरी भी देना होता है, बिजली का एक्सपेंसेस होगा, ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस होगा, कार रखेगा तो कार का खर्चा होगा, इसके अलावा पर्सनल खर्चा होगा, मतलब सब कुछ खर्चा हो गया। इसके अलावा बच्चों के एजुकेशन में भी खर्चा होगा, मतलब हर जगह पे खर्चा ही खर्चा। तो वो 8 से 10 लाख रुपए कमा रहा है, लेकिन उसमें वो खर्च भी उसी हिसाब से कर रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो 1 से 1,25,00,000 का जो सैलरी पैकेज आप देख रहे हैं एक जिले अधिकारी का, ये सिर्फ उसका पॉकेट मनी है। इसके अलावा और भी फैसिलिटीज होती हैं जो एक जिला अधिकारी को मिलता है। जैसे कि क्या मिलता है, बंगलो मिलता है, एक बहुत बड़ा बंगला दिया जाता है एक जिला अधिकारी को, जो कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। आपको 1 रुपया भी उसके लिए पे नहीं करना होता है। दूसरा, आप अगर गाड़ी से कहीं जा रहे हैं तो वो गाड़ी भी आपको मिलती है, और पूरा वीआईपी टैग के साथ कि भाई जो आने वाला बंदा है, जो बैठा हुआ बंदा है, वो बहुत स्पेशल है, बहुत खास है। इसके अलावा उसका पेट्रोल का खर्चा भी सरकार ही देती है। इसके अलावा जो ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है वो भी सरकार के खर्चे पे ही चला रहा होता है, आपको अपनी पॉकेट से पे नहीं करना होता है। इसके अलावा जितने भी टाइप के इंश्योरेंस है वो सभी आपको मुहैया करवाई जाती है। इसके अलावा आपका जो बंगलो है, उस बंगलो के चारों तरफ जो सिक्योरिटी गार्ड जो तैनात किए जाते हैं वो भी आपके खर्चे पे नहीं होता, वो भी सरकार के खर्चे पे ही होता है। तो ये सब जितनी भी वीआईपी ट्रीटमेंट है, इवन अगर देखा जाए तो आपके बच्चों की जो पढ़ाई का जो खर्चा होता है ना, वो भी एक अच्छे स्कूल में एक सही तरीके से हो, वो भी खर्चा सरकार ही उठाती है। मेडिकल फैसिलिटीज भी सरकार ही आपको प्रोवाइड करती है। मतलब हर एक चीज आपको सरकार के द्वारा मिलेगी,
बस आपको जो 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए जो मिल रहा है ना, वो सारे खर्चे को निपटा दो तो उसके बाद जो है आपको सैलरी मिलती है इतनी। अब इससे आप जो करना है अपने अपने मर्जी से कर सकते हैं। आप अगर कहीं अगर देखा जाए किसी अगर आप होटल में गए अपने फैमिली को लेकर के, तो यहाँ पे ये खर्चा आपका अपना पर्सनल खर्चा होगा। ठीक है, यहाँ पे जो बेसिक पे मिलता है वो लेवल 10 से स्टार्ट होता है, 78,800 के आसपास आपको यहाँ पे सैलरी मिलती है। इसमें सॉरी बेसिक पे मिलता है, डीए इस पे 50% के आसपास होता है, 39,400 के। एचआरए की बात करें तो 6,300 से लेकर के 18,900 के बीच में होता है। टीए जो है वो 3,600 से लेकर के 7,200 तक मिलता है। तो जो ग्रॉस सैलरी निकल के आती है वो 1,20,000 से लेकर के 1,40,000 रुपए पर मंथ। इसमें कुछ आपका पीएफ एनपीएस वगैरह सब कटता है, और कटने के बाद जो आपका यहाँ पे जो इनहैंड सैलरी मिलती है वो 1 लाख से लेकर के 1,20,000 रुपए पर मंथ, और ये भी ये स्टार्टिंग सैलरी है। और उसके बाद आपको गिफ्ट वगैरह सब तो अलग अलग संस्थाओं से मिलते ही रहते हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। बट इन सब के ऊपर में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, जो रिस्पेक्ट है आपको, वो सबसे ऊपर होता है। ठीक है, मतलब जो गरिमा है आपको वो बना करके रखना होता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जो चीजें अभी के समय में हो रही है ना, कि करप्शन इतना ज्यादा फैला हुआ है, करप्शन से अपने आप को बचाकर सही ट्रैक पे चलेंगे तो आप वो कर सकते हैं जो नेता लोग सोच भी नहीं सकते। नेता लोग सिर्फ वादे करते हैं। ठीक है, आप जैसे मोदी जी गए किसी भाषण में और जाकर के बोल दिया भाई हम लोग ये कर देंगे आप लोगों के लिए, ये कर देंगे, वो बोल के तो निकल के आ गए, लेकिन उस चीज को एग्जीक्यूट कराने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? आईएएस ऑफिसर की। तो आईएएस ऑफिसर ही एक्चुअल देखा जाए तो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप जिला अधिकारी बनना चाहते हैं या जिला मजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं तो कौन से एग्जाम को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक ही एग्जाम होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और वो होता है यूपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला सिविल सर्विसेज का एग्जाम। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आपकी जो नॉर्मल लाइफ होती है ना स्कूल वाली, ठीक है, या कॉलेज वाली, आप यहां से सीधा एक जो है एडमिनिस्ट्रेशन की कुर्सी पे आप बैठते हैं। एक जिले के स्तर के जो सबसे मेन हेड होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, वो ऑफिसर, क्या इससे बड़ा कुछ होता है? नहीं, ये सबसे बड़ा ऑफिसर होता है। इससे बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन मिनिस्टर्स का तबादला हो सकता है। मतलब मिनिस्टर्स को जो है, मिनिस्टर्स जो होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं। 5 साल के बाद उनको भगवान जी के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई, और उनको भगवान जी के सामने और लोगों के सामने हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई फिर से चुन लो हमें। ठीक है, लेकिन ये लोग जो तपस्या करके आते हैं ना, तो जब तक जीवन भर जो उनका कार्यकाल है उस कार्यकाल के समय तक ये टिके रहते हैं अपनी जगह पे। ठीक है, ट्रांसफर भले ही हो सकता है, लेकिन जहां पे भी जाते हैं उस जिले का पूरा नक्शा बदलने की हिम्मत रखते हैं। अब जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने की, वो सिंपल ग्रेजुएशन होती है। आपने सिंपल ग्रेजुएशन करा किसी भी स्ट्रीम में, तो फिर जाकर के आप एक जिला अधिकारी के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पे एज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से 32 साल होती है, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। और अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आप 6 बार, मतलब क्वालिफाई, मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया तो उसके बाद आप 6 बार इस एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 9 बार आप यूपीएससी सीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। और अगर आप एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले प्रीलिम्स का पेपर होता है। प्रीलिम्स के पेपर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरली जीएस का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सीसैट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब 2 पेपर होंगे, एक जीएस और दूसरा सीसैट। अब यहाँ पे आपके दिमाग में होगा कि सर इसका प्रिपरेशन कैसे करें, क्या करना चाहिए कि मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाए। तो आप इसका प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के दौरान ही स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर उससे भी पहले देखा जाए तो बहुत सारे बच्चे आजकल के समय में 11-12 से ही, और तो कुछ बच्चे तो 10th से ही फीड लेना शुरू कर देते हैं। इस फीड में क्या आता है, कुछ ऐसा करो जिससे आपका जो मेन जो स्ट्रीम है, मेन जो पढ़ाई है, जो एकेडमिक वाली पढ़ाई है, ग्रेजुएशन का रिजल्ट होगा, 10th या 12th का रिजल्ट होगा, वो बिल्कुल भी मार ना खाए, और साथ ही साथ पैरेलली आपका इसका भी प्रिपरेशन होता चले। तो सबसे पहले एनसीईआरटी जो होता है क्लास 6 से लेकर के क्लास 10th तक का, ये बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी बार ये आपको कुछ नया कुछ उसके अंदर सीखने को मिलेगा। और एनसीईआरटी इस पूरे सिविल सर्विसेज एग्जाम का भगवान होता है, जिसको कहते हैं ना
गीता होना, तो उसी तरीके से गीता होता है ये। अगर आपने बहुत अच्छे से उसको कंज्यूम कर लिया क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक का, तो आपने समझ लेना कि जो है 25% चीजें आपने यहाँ पे कवर कर ली। इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स बिल्कुल टच में रहना पड़ेगा। करंट अफेयर्स में भी नेशन के अंदर क्या क्या चीजें हो रही है और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीजें हो रही है जो हमारे देश को किसी ना किसी प्रकार से प्रभावित कर रहा है। अगर आपने ये दोनों चीजें अगर स्टार्टिंग से कर ली, चाहे आप 10th में हो अगर ये वीडियो देख रहे हो, चाहे आप 12th में हो तो ये वीडियो देख रहे हो, या फिर ग्रेजुएशन में हो तो ये वीडियो देख रहे हो, तो इस चीज को अभी से करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिस लेवल का कंपटीशन है, लाखों बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं लेकिन सिलेक्शन कुछ 100 का होता है, और उसमें भी जो अपर जो पोस्ट होती है उन्हें ही जिला अधिकारी बनने का अवसर मिलता है। तो ये चीज मैंने बोला ना तपस्या के द्वारा आती है, तो ये तपस्या आपको अभी से करनी पड़ेगी। थोड़ा थोड़ा सा पर डे करिएगा तो एज अ फीड जो है वो आपका हैबिट बन जाएगा और आप बहुत ही आसानी से सरलता से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे, और आपको फील भी नहीं होगा कि मैंने मेहनत किया। क्यों? क्योंकि वो हैबिट हो जाता है। एक बार अगर आपने हैबिट बना लेते हो ब्रश करने की, तो आप कभी भी उठ करके ये नहीं बोलोगे यार ब्रश करने आया, मन नहीं कर रहा ब्रश, क्योंकि आपका वो डेली रूटीन का पार्ट है। तो उसी तरीके से जब आप एनसीईआरटी को पढ़ना और साथ ही साथ करंट अफेयर समसामयिकी क्या चल रहा है जीवन काल में या पूरे विश्व के अंदर क्या चीजें चल रही है जो हमारे देश से जुड़ी हुई हैं, अगर आप इन दो चीजों को अपनी हैबिट बना लेंगे तो ये आपका जो प्रीलिम्स वाला जो पेपर है वो ऑटोमेटिक क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आपने ब्रशअप कर लिया 2-3 महीने अच्छे से पेपर के, मतलब आपका जो ग्रेजुएशन खत्म हो गया उसके बाद 2-3 महीने सही से ब्रशअप कर लिया सब कुछ, तो आपका ये आराम से निकल जाएगा। उसके बाद मेन आता है जो कि है मेंस का एग्जाम। ठीक है, मेंस का जो पूरा पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का मतलब ये हो गया जिस तरीके से आपने 10th में या 11th 12th में जो आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चंस लिखा है और उसका आंसर आपको बड़ा करके लिखना है। ठीक है, तो आप लोगों के समय में क्या होता है कि आपने चीजों को बहुत ही डिटेल में बस लिख दिया, यहाँ पे चीजों को समझ करके एनालिसिस करके जो है लिखना पड़ता है। बेसिकली इस एग्जाम का पर्पस ये है कि आपका माइंडसेट किस तरीके से है, आप चीजों को किस तरीके से सोचते हैं। कोई भी कॉन्सेप्ट आया तो आप उसको करंट से कैसे रिलेट करके देखते हैं, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू आपका किस तरीके का है, उस चीज को यहाँ पे एनालिसिस किया जाता है इस मेंस के पेपर में। यह डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। यहाँ पे आपसे एसए, जीएस, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मतलब जो आपको कुछ सब्जेक्ट्स को, 2 सब्जेक्ट्स बेसिकली उसको चूज करना पड़ता है एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रहे हैं तो आपको उसके अंदर आपका क्या प्लस पॉइंट है, आप कितने अच्छे से चीजों को समझ रहे हैं, इन सब चीजों को जज किया जाता है। इसके बाद जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट का, जो कि फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है मेंस प्लस इंटरव्यू का। तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। और बेसिकली इंटरव्यू आप इंग्लिश या हिंदी दोनों में से किसी में भी लैंग्वेज में दे सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। बस ध्यान ये रखना है कि एक्चुअल में इंटरव्यू का पर्पस यही होता है कि आपने क्या पढ़ा है, आपने ग्रेजुएशन करा है तो किस फील्ड में करा है, उसका क्या नॉलेज है, आप आईएएस बनना चाहते हैं तो क्यों बनना चाहते हैं, तो वो सारी चीजें का आपको एक सेटिस्फैक्टरी आंसर मालूम होना चाहिए। आपको उसके लेवल पे आपको अपना एप्टीट्यूड और एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा, और वो बहुत आसानी से डेवलप हो जाता है अगर आप मेंस के लिए सही से प्रिपेयर कर लेते हैं तो। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको समझ में आ गई। फाइनल जो मेरिट बनता है यहाँ पे मेंस के एग्जाम और इंटरव्यू जो होता है उसके बिहाफ पर, मतलब मेंस के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स ये दोनों मैटर करते हैं। जो पहला जो प्रीलिम्स का जो एग्जाम था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है। अब बात करते हैं प्रीलिम्स का जो पेपर होता है। यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 को हम लोग जनरल स्टडीज कहते हैं, पेपर 2 होता है सी सेट, 200-200 मार्क्स का दोनों होता है। और पहले वाले में, जीएस वाले में 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। 2-2 घंटे का आपको यहाँ पे टाइम मिलता है। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, और जो है आपका हर क्वेश्चंस के लिए 1 मार्क्स यहाँ पे होता है। ठीक है, उसके बाद आपका मेंस का पेपर, जिसमें जो क्वालिफाइंग पेपर 2 होते हैं, आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हैं, और दूसरा जो पेपर होता है यहाँ पे वो इंग्लिश का पेपर होता है, दोनों 300-300 मार्क्स के। उसके बाद आता है मेरिट काउंटिंग पेपर्स, जो कि 1750 मार्क्स का होता है। इसमें आपके एसे राइटिंग का एक पेपर होगा 250 मार्क्स का, जीएस पेपर 1 होता है जिसमें आपसे हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा जीएस पेपर 2 होता है जिसके अंदर पॉलिटी, गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल रिलेशंस पूछा जाता है, 250 मार्क्स का। इसके अलावा जीएस पेपर 3 होता है जिसके अंदर इकोनॉमी, साइंस, टेक एंड एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस होते हैं 250 मार्क्स के।
जीएस पेपर 4 होता है जिसके अंदर एथिक्स एंड इंटीग्रिटी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 250 मार्क्स के। इसके अलावा 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं जो आप चूज करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे अपना ऑप्शनल पेपर चूज कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों 250-250 मार्क्स के होते हैं। और यहाँ पे सारा जो क्वेश्चन का जो आंसर लिखना होता है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप में लिखना होता है। ठीक है, और जो है ओवरऑल जो मेरिट बनता है वो 1750 जो मेंस का पेपर है उसको लेकर के, और इसके अलावा जो इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का उसके बिहाफ पर, यानी 2025 मार्क्स टोटल हो गए आपका मेंस और इंटरव्यू का मिला करके, इसके बिहाफ पे आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनता है। सो ये कलेक्टर और डीएम यानी कि जिला अधिकारी बनने का पूरा प्रोसेस है कि किस तरीके से आप एक जिला अधिकारी बन करके पूरे जिले का नक्शा बदल सकते हैं, और उसके लिए किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। अगर आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई गाइडेंस चाहिए तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप इसका फाउंडेशन बैच चाहते हैं, मतलब आप चाहते हैं कि मुझे इसका बेसिक्स प्रिपेयर करना है बहुत अच्छे तरीके से, तो मिशन फाउंडेशन के नाम से हम लोगों का जो है यूपीएससी सीएससी का पूरा बैच चल रहा है, जिसकी प्राइस 3999 रुपीज़ है, मतलब 4000 के आसपास ये पड़ता है। बट इस पे भी आपको कुछ डिस्काउंट और मिलता है। अगर आपको डिस्काउंट जानना है या फिर इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो आप निशांत एकेडमी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्टली मुझसे मैसेज कर सकते हैं। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।